एसकेजी आर्ट में आप लोगों को फिर से एक बार स्वागत है। मैं काफ़ी दिन बाद फिर से वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। बीच में मैंने कुछ ऑनलाइन आर्ट कैंप्स भी किए और इसी दौरान मैं काफ़ी बिजी था। हाँ, सॉरी फॉर डैट। बात देर से ही सही मैं फिर से आप लोगों का सामने आ गया हूँ। एक नई शुरुआत फिर से करते हैं। हाँ, बीच में मैंने थोड़ा सा ऑनलाइन क्लासेस भी लेना शुरू किया। तो क्लासेस लेते लेते मैंने सोचा कि मैं जो क्लासेस में समझा रहा हूँ, थोड़ा सा सीनियर आर्टिस्ट है और जो आर्ट कॉलेज से पास आउट है, उनको मैं जब समझा रहा हूँ कि आर्ट वर्क्स को डेवलप कैसे करना है, तो मेरा ध्यान में आया कि मैं क्यों न एक यूट्यूब के ज़रिए इसका बारे में सबको बताऊं, कंपोजिशन का बारे में। आज मैं आप लोगों का सामने कंपोजिशन के बारे में बताऊंगा। सीक्रेट्स ऑफ कंपोजिशंस। एक कंपोजिशन बनाने के लिए कितने सारे डिविजन्स होते हैं या इसका कोई रूल्स है, इसका बारे में आप लोगों को बताने की कोशिश करूंगा आज। देखिए, जब हम कोई भी पेंटिंग बनाते हैं, वेदर इट इज एब्स्ट्रैक्ट आर्ट हो या फिगरेटिव आर्ट हो, दोनों में से अरेंज करना सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। सब्जेक्ट्स को, ऑब्जेक्ट को अरेंज करना, ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है। और जो मेन सब्जेक्ट है उसको हम कहाँ पे रखें, जहाँ कहाँ कहाँ इंटेंशन क्रिएट करें, ये सब बहुत सारे सीक्रेट्स है। इसके बारे में आप लोगों को बताने की कोशिश करूँगा आज। जब एक आर्टिस्ट अपना लाइफ में 25-30 साल या 40 साल या 50 साल जब पेंटिंग करते रहते हैं, तो उनका एक एक्सपीरियंस बन जाता है कि हमें किस तरह से अरेंज करना है, एक सरफेस को किस तरह से अरेंज करना है। कंपोजिशन का मतलब ही है आप किस तरह से उसको, जो सरफेस आपको दिया जाता है, जो कैनवस आपको दिया जाता है, जो पेपर में आप आर्ट वर्क्स करेंगे, उसमें अपना जो सब्जेक्ट है, अपने जो फॉर्म्स है या कलर कॉम्बिनेशन है, डार्क पोर्शन, लाइट पोर्शंस, आप इसको किस तरह से अरेंज करेंगे। कंपोजिशन का मेन महत्व यही है। और अगर आप ये कंपोजिशन करते वक्त कुछ रूल्स है, कुछ थ्योरीज है, अगर आप उसको फॉलो अप करते हैं तो आपका कंपोजिशन बेहतर होता है और ज़्यादा सुंदर होता है, जितना भी आप अपने एक्सपीरियंस से बनाते हैं। अगर आप कॉन्शियसली उस रूल्स को फॉलो करेंगे तो ये और ज़्यादा बेहतर होगा मेरे हिसाब से। आइए हम बताते हैं। पहले तो मैंने कुछ पॉइंट्स नोट आउट करके रखा है कंपोजिशन के लिए। जब हम एक खाली कैनवस हम लेते हैं तो उसमें किस तरह से अरेंज करें। फर्स्ट ऑफ ऑल हम रूल ऑफ थर्ड को जानना पड़ेगा। रूल ऑफ थर्ड हम किस तरह से इस्तेमाल करते हैं अपना कंपोजिशन के लिए। उसके बाद फोरग्राउंड, मिडिल ग्राउंड, बैकग्राउंड का इस्तेमाल किस तरह से होते हैं, कितने सारे फोकल पॉइंट होते हैं एक कैनवास में। सपोज अगर एक कैनवास आपको दे दिया जाए, उस कैनवास में आपको बताया जाए कि यहाँ पे एक एंटायर कैनवास में आपको एक डॉट डालना है तो आप पर्टिकुलर वो जगह ढूंढ के कैसे निकालेंगे वो डॉट के लिए। अगर आपको ये हमारी जो मेजरमेंट्स है इसका नॉलेज हो तो आप वो पर्टिकुलर जगह ढूंढ पाएंगे और वो एक डॉट से ही आपका पूरा पेंटिंग कंप्लीट हो सकता है। आपने सुना होगा कि कोई कोई आर्टिस्ट एक लाइन से एक पेंटिंग बना देते हैं या एक डॉट से एक पेंटिंग बना देता है। ऐसे बहुत सारे आर्टिस्टों का नाम है, मैं आपको बताऊंगा जैसे जैसे मैं आर्टिस्टों का काम का साथ उनका एलेबरेट करूंगा। आज सीक्रेट्स ऑफ कंपोजिशन के बारे में आप लोगों को जब बता रहा हूं मैं सीक्रेट्स ऑफ कंपोजिशन के बारे में, तो इसमें मैंने पहले आपको बताया रूल ऑफ थर्ड, सॉरी, और ग्राउंड के बारे में बताया, पर्सपेक्टिव का
अच्छा इस्तेमाल होना चाहिए, पर्सपेक्टिव हम यूज़ कर सकते हैं। और एक थ्योरी है, एक सीक्वेंस है, फिबोनाची सीक्वेंस। फिबोनाची सीक्वेंस, तो इस सीक्वेंस को एक्चुअली आर्किटेक्चर और में ज़्यादा इस्तेमाल किया गया है पुराने आर्किटेक्चर्स में। आजकल भी इसका इस्तेमाल होता है। एक बैलेंस्ड फार्मूला है जिसका इन्वेंशन लियोनार्डो दा पिसा ने किया था। तो और उनको उस सीक्वेंस को हम गोल्डन रेशियो का हिसाब से भी जानते हैं। गोल्डन रेशियो 1:1.6 इस तरह से इसको मेजर करते हैं। और गोल्डन रेशियो आपका लियोनार्डो दा पिसा ने आपका इसको एस्टेब्लिश करवाया था। और हमारे कंपोजिशन में किस तरह से इसका इस्तेमाल करें, किस तरह के इसका यूज करें, ये मेन इम्पॉर्टेंट थिंग है। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि हमारे देश में, भारतवर्ष में, ये सीक्वेंस जो मेजरमेंट का सीक्वेंस है, इसका थ्योरी के बारे में, इसका सीक्वेंस के बारे में काफ़ी पहले बता चुका है महर्षि पिंगला। महर्षि पिंगला एक मुनि थे, ऋषि थे, जिन्होंने चंद्रशास्त्र लिखा था। चंद्रशास्त्र आपका 200 BC में लिखा था। उसमें इस सीक्वेंस का जिक्र है चंद्रशास्त्र में। तो कहीं ना कहीं हम ये जान पाते हैं कि कंपोजिशन के बारे में हो या जो आर्किटेक्टोनिक जो हिसाब किताब है, जो मेजरमेंट्स है, उसका बारे में भारतवर्ष में काफ़ी साल पहले इसका इन्वेंशन हो चुका है, इनका एस्टेब्लिशमेंट हो चुका है। ड्यू टू लैक ऑफ नॉलेज हम पढ़ते नहीं हैं और जानकारी हमारे पास बहुत कम है। और हमारे टीचर्स को ये आगे बढ़ाना है, जो हमारे सीक्वेंस के बारे में है, जो हमारा शास्त्र के बारे में है, कि हम अपने कला को और ज़्यादा से ज़्यादा पहचान पाएँ और ज़्यादा से ज़्यादा उसका अहमियत को समझें और अपनी काम को आगे बढ़ाने के लिए किस तरह से इनका इस्तेमाल करें। तो मैं आपको आज रूल ऑफ थर्ड में बताऊंगा, कैसे स्पेस डिवीजन करना है, कंपोजिशन को कैसे अरेंज करना है। फोरग्राउंड के बारे में बताऊंगा, मिडिल ग्राउंड, बैकग्राउंड का इस्तेमाल किस तरह से करना है, फोकल पॉइंट कहाँ कहाँ होता है, ये सारे आते हैं रूल ऑफ थर्ड में। और एक चीज़ है, जैसे नेगेटिव स्पेस हो गया, पॉजिटिव स्पेस हो गया, उसमें किस तरह का उसका इस्तेमाल कैसे होना चाहिए। नेगेटिव जो पॉजिटिव स्पेस है उसमें आपका सब्जेक्ट तो रहता ही है, नेगेटिव स्पेस में भी उसका इम्पोर्टेंस को लेके बात करना है, उसका इम्पोर्टेंस भी ज़रूरी है कंपोजिशन में। और जो भी पेंटिंग हम बनाएंगे उसको जो गोल्डन रेशियो है, उस रेशियो को फॉलो करते हुए हम बनाएंगे। ये गोल्डन रेशियो किस तरह से प्रकृति में भी पाया जाता है और ये प्रकृति से ही लिया हुआ है। हमारे ईश्वर जो भगवान है, उन्होंने जब ये पृथ्वी को सृष्टि किया था तो ये उनका जो कंपोजिशन है उससे बेहतर कोई कंपोजिशन हो ही नहीं सकता। और ये धरती का जो कंपोजिशन है, ये इस वर्ल्ड का जो कंपोजिशन है, ये यूनिवर्स का जो कंपोजिशन है, वो इस थ्योरी से बना हुआ है, वो इस सीक्वेंस से बना हुआ है। तो कहीं ना कहीं कंपोजिशन के बारे में प्रकृति ही हमें सिखाते हैं और इसको नेचर कोड भी कहते हैं। एक थ्योरी है, तत्व है प्रकृति का, जिससे संपूर्ण रूप से ये नेचर कोड को लिया गया है और इसको गोल्डन रेशियो कहते हैं। कोई
फिबोनाची कोड कहते हैं। तो इसका इस्तेमाल हम किस तरह से अपना पेंटिंग्स को डेवलप करने के लिए करें, और पहले जो बहुत सारे वर्ल्ड फेमस पेंटिंग्स है उसमें इसका इस्तेमाल किस तरह से हुआ है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो कंपोजिशन का जो सीक्रेट्स है आज उसी के बारे में आप लोगों को मैं थोड़ा सा प्रैक्टिकली भी बताऊंगा। आइए शुरू करते हैं, थोड़ा सा प्रैक्टिकल नॉलेज विथ सम फोटोग्राफ्स विथ सम पेंटिंग्स, इसका इस्तेमाल किस तरह से हुआ है और हम अपना कंपोजिशन को इसको फॉलो करते हुए किस तरह से और ज़्यादा खूबसूरत और बेहतर बनाएं। मोस्टली आपको टीचर्स ये सिखाते हैं कि कंपोजिशन में फिगर अरेंज करके बताते हैं कि यहाँ पे ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, बट इस देयर इज़ एनी मेजरमेंट, उसमें क्या मेजरमेंट है, किस तरह से हम कहाँ पे परफेक्ट वो जगह आपको ढूंढ के नहीं बता पाते, तो उसके बारे में हम जानेंगे। हम खुद आत्मनिर्भर होके उस रहस्य के बारे में जानेंगे जिस रहस्य से वो काफ़ी सीनियर आर्टिस्ट अपने पूरे जीवन काल में सीखते हैं। कहीं न कहीं वो किस तरह से हमें वो बता नहीं पाते क्योंकि वो एक किसी को इसका बारे में नॉलेज होता है और किसी मोस्टली आर्टिस्ट ऑटोमेटिकली, क्योंकि हम लोग भी एक प्रकृति का पार्ट है, तो ऑटोमेटिकली इस कंपोजिशन में आ जाते हैं। मोस्टली दे आर कॉल्ड मैच्योर्ड आर्टिस्ट, मैच्योर्ड आर्ट वर्क्स, मैच्योर्ड कलर स्कीम, इस तरह से हम उनको बताते हैं। फिर भी हम चाहते हैं कि इस नॉलेज को हम अगर कॉन्शियसली अगर इस्तेमाल करें तो हमारा पेंटिंग और ज़्यादा बेहतर होगा और हम बहुत जल्द जान पाएंगे। आज हमारे पास ये सारा इक्विपमेंट्स है नॉलेज को आगे बढ़ाने के लिए। मैं चाहता हूँ मैं खुलकर आप लोगों को बताऊँ कंपोजिशन का सीक्रेट्स के बारे में, और कोई भी आप लोगों को एनी काइंड ऑफ न्यू टॉपिक्स आप लोग अगर मेरे से डिस्कस करना चाहते तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और बाय द वे मेरे चैनल को भी आप लोगों को सब्सक्राइब करना है। कोई भी नया जानकारी चाहिए आपको बेल आइकन दबाना है और मेरे साथ बने रहिए। मैं नए टॉपिक्स आपके लिए लेके आऊँगा और जितने भी आर्टिस्ट का सीक्रेट्स है, आर्ट वर्ल्ड का सीक्रेट्स है, उसको बताने की कोशिश करूँगा और आपके उज्जवल भविष्य और अच्छा काम आप लोग करें, यही मेरे कामना करते हुए आइए चलते हैं प्रैक्टिकल सेशंस में। मैं आपको किस तरह से इसको और ज़्यादा क्लियरली बता पाऊँगा इस रूल ऑफ थर्ड, गोल्डन रेशियो, फिबोनाची कोड, इसके बारे में। थैंक यू दोस्तों। कंपोजिशन की रहस्य, कंपोजिशन के लिए हमें बहुत सारा दिक्कतें आता है। हम किस तरह कहाँ पर कौन सा फिगर बैठा है और उसका किस तरह से इस्तेमाल करें, उसके बारे में आज जानकारी हासिल करेंगे हम लोग, और अच्छे से अच्छा कंपोजिशन किस तरह से डेवलप करें उसके बारे में जानेंगे। मैंने यहाँ पे एक इमेज निकाल कर रखे तो ये पहले जो बात है रूल ऑफ थर्ड का हम बात करेंगे। पहले किस तरह से रूल ऑफ थर्ड का इस्तेमाल करते हुए पेंटिंग्स डेवलप हो रहा है, नंबर 1, और रूल ऑफ थर्ड है क्या और किस तरह से हम इसका इस्तेमाल करें एक अच्छा कंपोजिशन के लिए। मोस्टली आर्टिस्ट ये फॉलो करते हैं रूल ऑफ थर्ड, ऐसा नहीं है कि नहीं करते। तो जैसे यहाँ पे मैंने दिखाया गया 2 ग्रिड वर्टिकल, 2 ग्रिड हॉरिजॉन्टल है और इसके 4 पॉइंट है। ये 4 पॉइंट फोकल पॉइंट है। यहाँ पे हम लोग सब्जेक्ट को रख सकते हैं और सब्जेक्ट का जो मेन इंटेंशन है ये इन चारों पॉइंट पे रख सकते हैं। इस तरह से किस तरह से कंपोजिशन डेवलप होता है वही मेन वो है। मैं अलग अलग पिक्चर का साथ इसका इस्तेमाल भी दिखाऊंगा। जो भी हमें सरफेस मिलता है, पहले हॉरिजॉन्टल हो, वर्टिकल हो, कुछ भी हो, जो भी हमें सरफेस मिलता है पेंटिंग करने के लिए, तो उसमें हम पहले ये तो ग्रिड 4 ग्रिड हमें खुद को डेवलप करना है, 4 ग्रिड इक्वली। ये 1 2 3 4 5 6 इस तरह से टोटल 9 मिलता है। ये भी 1 2 3 हम ले सकते हैं जैसे 1 2 3 और 1 2 3 इस तरह से हम जैसे कोई भी लैंडस्केप हो
उसके लिए रूल ऑफ थर्ड का इस्तेमाल किस तरह से करें वो उसी का मैं दिखा रहा हूँ। ये जो फ्रंट वाला ग्राउंड है ये फोरग्राउंड, और ये मिडिल ग्राउंड हो गया आपका, ये पोर्शन आपका मिडिल ग्राउंड, और ये अपर का पोर्शन आप बैकग्राउंड ले सकते हैं। तो ये लैंडस्केपिंग के लिए हम इस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। सपोज यहाँ पे अगर 4 इंटेंशन पॉइंट है, जैसे इस पिक्चर में आपको दिखाया गया। सपोज हम एक अगर पेड़ भी बनाए, सपोज एक पेड़ भी अगर बनाए, तो यहाँ पे एक अगर हम पेड़ बनाए सपोज, ठीक है, तो पर्सपेक्टिव के हिसाब से हम ये आपका रूल ऑफ थर्ड को मद्देनजर रखते हुए, और फोरग्राउंड में हमने एक सपोज एक पेड़ बनाए या ह्यूमन फिगर बनाए, कुछ भी बनाए, तो ये पर्सपेक्टिव पॉइंट हम यहाँ पे ले सकते हैं या सेंटर में भी ले सकते हैं, लेकिन इस ग्रिड में ही होना चाहिए, तो इसका ब्यूटिफिकेशन ज़्यादा अच्छा होता है। और कोई भी मेन जो सब्जेक्ट है हम इसी 4 पॉइंट में रख सकते हैं इंटेंशन क्रिएट करने के लिए। बाकी जो भी देखिए लैंड डिविजन्स हम ऐसे रख सकते हैं, ये फोरग्राउंड मिडिल ग्राउंड या कुछ भी हो, मेन इम्पोर्टेंट है हम सेंटर में नहीं बनाएंगे। सेंटर में अगर आप बनाते हैं तो सेंटर का इंटेंशन क्रिएट कर जाता है, और चारों ओर से सेंटर में वो फोकस आउट होते हैं, तो बाकी जो स्पेस है उसको वो कवर नहीं हो पाता है। इसीलिए हम रूल ऑफ थर्ड का इस्तेमाल करते हुए जो भी हमारा फॉर्म से फिगर से अगर हम सपोज कुछ एक ह्यूमन फेस भी बनाते तो यहाँ पे सपोज हम कुछ भी बनाते हैं, ठीक है, तो उसके हम देखते हैं कि किस तरह से वो डेवलप करते हैं। तो ये मेन चीज़ है कि हम किस तरह से इसको इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो मेन चीज़ है, ठीक है ना। तो हम इस तरह से रूल ऑफ थर्ड का इस्तेमाल करते हुए इस तरह से हम अरेंज कर सकते हैं स्पेस को। तो ये टोटल बैलेंस लगता है, ये फार्मूला है हम किस तरह से रूल ऑफ थर्ड का इस्तेमाल करें, नंबर 1। और इसी तरह से हम एब्स्ट्रैक्ट में भी इस तरह से तीनों जो 9 स्पेस हमें मिला है इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। मिडिल में डिवाइड नहीं करना है, मिडिल में अगर हाफ हाफ में आप डिवाइड करते हैं तो ये टोटली 2 अलग अलग पार्ट दिखने लगता है, तो पेंटिंग में तो वो अलग नहीं होना चाहिए। और मोस्टली जो भी जितने भी एक्सपीरियंस आर्टिस्ट है वो ऑटोमेटिकली ये रूल ऑफ थर्ड को फॉलो करता है। रूल ऑफ थर्ड का इम्पोर्टेंस इसीलिए बनाया गया, फोरग्राउंड बैकग्राउंड मिडिल ग्राउंड और बैकग्राउंड इसको मद्देनजर रखते हुए रूल ऑफ थर्ड बनाया गया। वर्टिकली भी हम इसको 3 डिवीजन करते हैं, राइट। तो ये हो गया आपका रूल ऑफ थर्ड। और रूल ऑफ थर्ड का इस्तेमाल किस तरह से कर रहे हैं कुछ पेंटिंग्स में, सपोज ये सैल्वाडोर डाली का पेंटिंग है, तो इस पेंटिंग में हम देखेंगे कि ये जो फर्स्ट पोर्शन हमने दिखाया है, इस पोर्शन में आपका ऑब्जेक्ट्स को बनाया गया है, और जो ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसका हॉरिजॉन्टल लाइन रूल ऑफ थर्ड का इस स्पेस को लेके ये फोरग्राउंड को टोटल यहाँ तक रखा है, और जो भी है इसका स्पेस यहाँ पे ये लाइन खींचेगी। अगर और यहाँ पे इस स्पेस में इसका मैं एक अलग पेज ले लूँ, तो इसका मैंने ग्रिड वाला ये सेम, ये थोड़ा सा हाई रेजोल्यूशन इमेज है, ये थोड़ा सा लो रेजोल्यूशन इमेज है। तो इसमें आपका रूल ऑफ थर्ड का ये जो पॉइंट्स है, फोकल पॉइंट है, इनको ध्यान में रखते हुए, और स्पेस जो डिवीज़न है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये सारे ऑब्जेक्ट्स यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में रखा हुआ है, और राइट हैंड साइड में आपका जो अपवर्ड स्पेस है यहाँ पे ये माउंटेन्स को रखा है, और सेंटर में आपका ये जो फॉर्म्स है क्या है, जो हॉर्स है, जो एक सोया हुआ हॉर्स दिखाई दे रहा है, ये हॉर्स आपका ये चारों स्पेस को लेके कवर करके इसमें ये हॉर्स को दिखाया गया है। तो यहाँ पे भी जो ये सेंटर में जो एक तो वॉच जो घड़ी है यहाँ पे लटकता हुआ है, यहाँ पे एक वॉच है, तो इसको ये दोनों स्पेस यूज़ करके इसको क्या है, और ये सिंगल स्पेस में इसको
एस्टेब्लिश किया। तो यहाँ पे बहुत सुंदर से रूल ऑफ थर्ड का यूज़ किया इस पेंटिंग में। सिल्वर डाली का पेंटिंग है वो, इससे हम रूल ऑफ थर्ड का यूज़ हम इसी तरह से इस एग्जाम्पल्स को लेके हम किस तरह से अपना सब्जेक्ट को अपना पेंटिंग में अरेंज करें, वो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है। और ये विंसेंट वैन गॉग का ये भी यहाँ पे भी जो फोरग्राउंड है, मिडिल ग्राउंड है, और ये जो साइप्रस ट्री है इनका और स्काई मार्क है, इसमें सारा एक एक पॉइंट में किस तरह से पेंटिंग्स को रखा गया है, सब्जेक्ट्स को रखा गया है। तो हमें ये सब ध्यान, लैंडस्केप जो भी हो या पेंटिंग हो, सब में हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ये एक फोटोग्राफी है, इसमें आपका जो रूल ऑफ थर्ड का इस फोटोग्राफी में ग्रिड नहीं है, तो यहाँ पे भी मैं फिर आपको दिखाता हूँ किस तरह से किया है। तो हम पहले ये ग्रिड बना लेते हैं। तो यहाँ पे भी आपका रूल ऑफ थर्ड का इस्तेमाल, जो लेडी फिगर है यहाँ पे बनाया हुआ है, तो वॉक करते हुए जा रहा है जो भी है, तो इसका इस फोकल पॉइंट को स्क्रीन ने कवर किया है। और जो पर्सपेक्टिव में इसका हाउस जो है, मकान भी है, उसको जा रहा है। तो यहाँ पे ये जो स्पेस है यहाँ पे पर्सपेक्टिव में ये जो लाइट स्पेस है, ये इस पॉइंट को बैलेंस कर रहा है, इस पॉइंट ये फोकल पॉइंट बना रहा है, इंटेंशन यहाँ पे क्रिएट हो रहा है, इंटेंशन यहाँ पे क्रिएट हो रहा है। तो ये कम्प्लीटली बहुत अच्छा फोटोग्राफी हम कह सकते हैं, क्योंकि इसमें रूल ऑफ थर्ड का इस्तेमाल किया गया है। ये वेल कंपोज्ड है, ये वेल बैलेंस्ड है। इस तरह से एब्स्ट्रैक्ट आर्ट में ये मार्क रोथको का पेंटिंग है। मार्क रोथको डायरेक्टली हम देख सकते हैं कि फोरग्राउंड में एक डीप कलर्स और बैकग्राउंड में टोटल एक लाइट रेड कलर्स का इस्तेमाल किया गया। यहाँ पे एक ही लाइन का इस्तेमाल किया गया, ये जो लाइन है वर्टिकली, अगर ये पेंटिंग वर्टिकली है तो इसको हम देख सकते हैं, तो एक स्पेस का ये इस्तेमाल किया गया। ये भी है मार्क रोथको का पेंटिंग, जिसमें रूल ऑफ थर्ड का इस्तेमाल किया गया है। ये पाब्लो पिकासो का पेंटिंग है, एक ओल्ड म्यूजिशियन है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी रूल ऑफ थर्ड का इस्तेमाल किया गया है। किस तरह से यहाँ पे अगर 6 पार्ट ये वर्टिकली है, तो यहाँ पे दिखाया जाता है टोटल फॉर्म्स को किस तरह से रूल ऑफ थर्ड का इंटेंशन जो पॉइंट्स है, उस पॉइंट्स को इस्तेमाल करते हुए किस तरह से फिगर को बनाया गया है। इसमें पूरा पेंटिंग का जो बैलेंस्ड है, पेंटिंग किस तरह से कंपोज किया है एक सिंगल फिगर में, बैकग्राउंड का साथ। हाँ, मैंने और एक चीज़ आप लोगों को बताना भूल गया, तो वो है आपका जो बैकड्रॉप है, बैकग्राउंड है। तो जो फिगरेटिव आर्ट वर्क है, इसमें हम नेगेटिव स्पेस और पॉजिटिव स्पेस, ये सब्जेक्ट हो गया पॉजिटिव स्पेस, और नेगेटिव स्पेस का इस्तेमाल देखिए। नेगेटिव स्पेस में इसमें स्पेस डिवीजन किया हुआ है लाइट कलर्स और डीप कलर्स में। यहाँ पे भी आपका नेगेटिव स्पेस में एक डीप कलर्स और जो स्काई है उसको लाइट कलर्स में रखा गया है। तो डीप टोन का इस्तेमाल आप देखिए किस तरह से रूल ऑफ थर्ड का इस्तेमाल करते हुए, यूज़ करते हुए, उसको ध्यान में रखते हुए किया गया है। तो इस तरह से हम कंपोजिशन के लिए काफ़ी ट्राइंगल को पहले कंपोजिशन करके देखे, कंपोज करके देखे। जो ज्योमेट्रिकल शेप्स है, ट्राइंगल, सर्कल और स्क्वायर या हो आपका रेक्टेंगल फॉर्म्स हो, इस फॉर्म्स का हम इस यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स मैंने दिए हैं हमें। तो इस तरह से आप लोग इसका इस्तेमाल करके देख सकते हैं, राइट। तो इससे आपका कंपोजिशन नॉलेज डेवलप होगा। अलग अलग स्पेस हमें मिलता है कोई भी पेंटिंग में। सपोज यहाँ पे स्क्वायर स्पेस है, जो वायलिन है ये ओवल या सर्कल, जो हेड पोर्शन है वो सर्कल स्पेस है। इस तरह से हम लोग यहाँ पे उसी का जो बेसिक फॉर्म्स है उसमें जाके हम इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। इस तरह से प्रैक्टिस से आपका कंपोजिशन अच्छा होगा। ये एक्चुअली स्टूडेंट्स के लिए है। तो हम कहीं भी कभी भी इस ये पैटर्न्स को अपना स्पेस डिवीज़न के लिए स्पेस को किस तरह से इस्तेमाल करें, अपना सरफेस को किस तरह से इस्तेमाल करें, उसके लिए हम लोग इसका प्रैक्टिस कर सकते हैं, नंबर 1। और ये है पीट मोंडियन का पेंटिंग। यहाँ पे भी हम देख सकते हैं एक मॉडर्न पेंटिंग, न्यू प्लास्टिसिज्म इसको कहते हैं। तो यहाँ पे पेंटिंग का मैं मीनिंग या पेंटिंग में क्या दर्शाया गया ये आपको बताने नहीं जा रहा हूँ अभी यहाँ पे मैं सिर्फ यही चीज़ दिखा रहा हूँ कि रूल ऑफ थर्ड का इसका इस्तेमाल यहाँ पे बहुत सुंदर से दिखाया गया है। ये भी पीट मोंडियन का पेंटिंग है। यहाँ पे भी रूल ऑफ थर्ड का इस्तेमाल किया गया है।
काफ़ी खूबसूरत पेंटिंग है। ब्लैक एंड वाइट और ब्लू एंड येलो, ये सिंपल कलर्स में जितना सिंप्लिसिटी होता है। मैंने आप लोगों को फिगरेटिव आर्ट वर्क्स में किस तरह से रूल ऑफ थर्ड का इस्तेमाल हो रहा है और एब्स्ट्रैक्ट आर्ट वर्क्स में किस तरह से रूल ऑफ थर्ड का इस्तेमाल हो रहा है, ये आप लोगों को दिखाया। मुझे लगता है आप लोगों को रूल ऑफ थर्ड थोड़ा बहुत क्लियर हो चुका है, और कोई भी आप लोगों को क्वेश्चंस हो रूल ऑफ थर्ड के बारे में तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाके लिख सकते हैं और मैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। कंपोजिशन में जब स्पेस डिवीज़न की बात आते हैं और प्लेसमेंट की बात आते हैं कि हम कंपोजिशन किस तरह से करें, तो सबसे महत्वपूर्ण है रूल ऑफ थर्ड के बाद सेकंड और एडवांस नॉलेज में आते हैं गोल्डन रेशियो। गोल्डन रेशियो एक्चुअली मैंने यहाँ पे आईवेट में एक पैटर्न निकाल कर रखा है, तो ये फॉर्म है गोल्डन रेशियो का। ये ज्योमेट्रिकल फॉर्म है जो गोल्डन रेशियो को रिप्रेजेंट करते हैं। तो गोल्डन रेशियो मोस्टली आपका जो मैथमेटिकल रेशियो है वो हो गया 1:1.6, और इसके बाद ये इन्फिनिटी आते जाते हैं कंटिन्यूसली। और गोल्डन रेशियो में मैं दिखाता हूँ आप लोगों को, इस तरह से पैटर्न्स आते हैं। एक्चुअली फर्स्ट ऑफ ऑल जो न्यूमेरिकल सीक्वेंस है, गोल्डन रेशियो का जो सीक्वेंस है, इसको फोबिनेंसी सीक्वेंस भी कहते हैं, नंबर 1। और उसमें सीक्वेंस में जो हमारा नंबर्स है, यहाँ पे मैंने दिखा हुआ 0 से शुरू होता है, 0 + 1 = 1 ही आएगा। वैसे ही आपका इस तरह से 1 + 1 = 2, फिर 1 + 2 = 3, इस तरह 3 और 2 को प्लस करने से = आता है। उसके बाद 5 आता है, इस तरह से इसके बाद 8 आएगा, और 5 और 8 प्लस करने से आपका 13 आता है। हाँ, उसके बाद आएगा 13 और 8 प्लस करने से आपको 21, इस तरह से फिर 34। ये सीक्वेंस में ये इन्फिनिटी आपका कंटिन्यूसली आते रहते हैं। और यहाँ पे दिखाया गया है आपका 0 + 1 1 2, इस तरह से जो हमारा न्यूमेरिकल सिस्टम है 1 2 3 4 5 6 ऐसे जो कंटिन्यूसली है, उसका एक पैटर्न है। जिस तरह से हम इसको प्लस करने से 0 का सेट 1, इस तरह से प्लस करने से ये रिजल्ट्स आते रहेंगे, ये सीक्वेंस आते रहेंगे। तो ये सीक्वेंस क्या है और इसका रेशियो से क्या ताल्लुकात है, मैं धीरे धीरे इसका क्लियर करूँगा। जैसे ये 34 यहाँ पे दिखाया गया एक रेक्टेंगल स्पेस में, यहाँ पे इसमें लेके आते हैं। तो रेक्टेंगल एक स्पेस जो है, इसका अगर 34 काउंट्स करते हैं तो इसका इससे जो छोटा स्क्वायर है इसको 21 और 13 8 5 2 3 2 1 0, इस तरह से हम इसको पैटर्न करते हैं। उस एरिया जो हमें मिलता है, उस एरिया को हम अगर इस तरह से वो करें तो ये एक पैटर्न बन जाता है, इसका एक सर्कुलर पैटर्न जो बाहर की तरफ स्प्रेड करते हुए आ रहा है। तो इसका इस्तेमाल हम कंपोजिशन में किस तरह से करें, यहाँ पे रूल ऑफ थर्ड से थोड़ा सा ये डिफरेंट है। जब कॉम्प्लेक्स कंपोजिशंस होते हैं उसके लिए हम इसका इस्तेमाल ज़्यादा हम कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे 2 स्पेस बनाया, एक स्पेस में ज़्यादा पोर्शन है, मैं यहाँ पे आपका ड्राइंग करके दिखाता हूँ। जो भी है एक स्क्वायर हम पेंटिंग करने के लिए लेते हैं, कभी इसको वर्टिकली लेते हैं, कभी वो भी लेते हैं। तो रूल ऑफ थर्ड के हिसाब से हम ऐसे पॉइंट हिसाब करके ऐसे खींच देते हैं। लेकिन यहाँ पे आपका जो हम डिविजन्स हम बनाएंगे इसमें यहाँ पे आ गया, जैसे 2 स्पेस हम बनाते हैं, ये सपोज 10 cm है, तो इसमें 10 cm प्लस 0.6 है ना यहाँ पे, तो 10 cm + 6 मतलब यहाँ पे 16 cm हमें लेना है, ठीक है। तो ये 10 cm और इस तरह से हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक रेक्टेंगुलर सरफेस को हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, 1 में 60 mm, 1 पे यहाँ पे 10 cm। तो इस तरह से हम डिवाइड कर सकते हैं। लगभग आपका
1.5 इस तरह का ही है अप्रोक्सीमेटली, लेकिन यहाँ पे पूरा क्लियर दिया गया है, जैसे इस तरह से स्पेस को डिवाइड किया है। तो फिर ये बिगर स्पेस हो गया, फिर ये स्मॉलर स्पेस को हम दोबारा उसी रेशियो में 1:1.6 इसी रेशियो में इसको भी हम डिवाइड करेंगे। एक सेकंड स्पेस बड़ा, इसे छोटा, फिर से हमें एक रेक्टेंगुलर स्पेस मिलता है। फिर यहाँ पे ये बिगर साइज रख के और ये ये 1.6 इस तरह से हम इसको डिवाइड, फिर इसको ये 1, फिर ये 1.6 इस तरह से हम करेंगे। इस तरह से हम करते जाएंगे। जैसे हम करते जाते हैं ये अंदर की तरफ इसका आपका स्पेस मिलते रहते हैं, और लास्ट में हम ये 1 और 1 इस तरह से रखते हैं, जो छोटे से छोटा स्पॉट आ जाता है। तो ये हमारा फोकल पॉइंट होता है। टोटल जो सरफेस है उसका फोकल पॉइंट यहाँ पे अगर हम इस तरह से सर्कल बनाए तो ये इस कॉर्नर से इस कॉर्नर, फिर इस कॉर्नर से इस कॉर्नर, ये कॉर्नर से ऐसे करके हम अगर आते रहें तो इसका एंडिंग पॉइंट यहाँ पे आता है। तो ये फोकल पॉइंट है, ये रेशियो का पैटर्न है किस तरह से ये हो रहा है। तो इस सरफेस का ये फोकल पॉइंट है। अगर जैसे हम इस तरह का कोई एक सरफेस हमें मिलता है, तो किसी आर्टिस्ट को अगर बोला जाता है कि आप एक डॉट्स इसमें डालो, जो डॉट्स से ये पेंटिंग पूरा टोटली बैलेंस्ड लगे और कंप्लीट लगे, तो ये पॉइंट होगा, ये मेन फोकल पॉइंट होगा। तो यहाँ पे हम सक्सेसफुल है अगर सरफेस में एक पॉइंट इस तरह से डालें, या इसको अगर फ्लिप करके हम देखें तो इस तरफ में वो पॉइंट आ सकता है, राइट। तो गोल्डन रेशियो का जो पैटर्न है ये किस तरह से डेवलप हो रहा है इसी की सीक्वेंस में, इसको फोविनेंसी सीक्वेंस भी कहते हैं। और नेक्स्ट हम आते हैं इसका इस्तेमाल हम कैसे करें, ये कहाँ से इन्वेंशन हुआ, पहले हम वो चीज़ को समझे, ये क्यों इसको लेके कंपोजिशन का साथ इसको जोड़ा जाता है, किस तरह से ब्यूटिफिकेशन का साथ इसको जोड़ा जाता है। तो हम देखेंगे ये चीज़ कहाँ से इन्वेंट हुआ। यहाँ पे मैंने काफ़ी सारा इमेजेस डाउनलोड करके रखा है। तो हम मानते हैं हमेशा भगवान को इस सृष्टि का जो रहस्य है और उनको सबसे अच्छा क्रिएटर मानते हैं, गॉड को ही, भगवान को ही, आप जिस भी नाम से पुकार सकते हो उनको। लेकिन वहाँ पे जो नेचर है, प्रकृति में देखा गया है, इस सीक्वेंस का काफ़ी इस्तेमाल हुआ है। जैसे ये सनफ्लावर सीड्स है, इसका जो पैटर्न है, इसका जो अलाइनमेंट्स है, तो इसी सीक्वेंस में ये डेवलप होता है, राइट। तो ये जो इसका भी मैथमेटिक्स इसी सीक्वेंस में होता है। नंबर 1। फिर और दूसरा इमेज भी है आपका, ये सेल हो गया उसका सेंटर पोर्शन। तो इस तरह से इसका सीक्वेंस ये नेचर में ऑलरेडी एग्जिस्ट है और नेचर पैटर्न में हमें इसके मिल जाता है, राइट। फिर नेक्स्ट आप देखिए यहाँ पे काफ़ी सारा ये गैलेक्सी दिखाया है। ये समुद्र के अंदर जो कुछ फॉसिल्स रहते हैं या एलिमेंट्स पाए जाते हैं, वो सबका सनफ्लावर को भी दिखाया। हाँ, तो ये चक्रवात है जो स्ट्रॉम वगैरह आते हैं, उसका भी इमेजेस है। हाँ, यहाँ पे सेल को भी दिखाया और ह्यूमन पार्ट्स, बॉडी पार्ट्स, कान को दिखाया गया किस तरह से, और ह्यूमन फेस में भी किस तरह से गोल्डन रेशियो का जो हिसाब है इसको दिखाया गया है कि इस रेशियो को हम फॉलो करते हैं तो ब्यूटिफिकेशंस में आ जाता है। जैसे यहाँ पे गोभी के पत्ते, मुझे तो लगता है ये गोभी के पत्ते, जैसे इसका जो पैटर्न ऑफ ग्रो है, तो उसमें भी गोल्डन रेशियो का इस्तेमाल हुआ है। ये ऑटोमेटिकली होता है, ये नेचुरली जो भगवान का कंपोजिशन है उसको हम अगर ध्यान में रखें तो ये देखिए कितना सुंदर एक पैटर्न बना हुआ है, डेवलप हुआ है। तो ये क्या है एक्चुअली, ये वही सीक्वेंस है। इसी सीक्वेंस में हमेशा इस धरती के साथ मोस्टली जो ऑब्जेक्ट है वो इसी रेशियो में डेवलप होता है। ये एक तूफान का इमेज है जो सैटेलाइट से लिया गया है। इसमें भी आप देखिए जो पैटर्न डेवलप कर रहा है स्ट्रॉम का, तो वो इस रेशियो में डेवलप हो रहा है। जब हम किसी पेड़ पौधे में देखते हैं या स्ट्रॉम में देखते हैं, नेचुरल डिजास्टर हो या कुछ भी हो,
तो हर चीज़ में ये पैटर्न डेवलप हो रहा है। ये गैलेक्सी है, ये यूनिवर्स में हम जब चले जाते हैं तो गैलेक्सी में किस तरह से ये सर्कुलर पैटर्न डेवलप हो रहा है, जिसका अगर हम ज्योमेट्रिकल हिसाब किताब करें तो ये इसी रेशियो में डेवलप होता है। जैसे 1 2, ये फॉबिनेंसी कोड है, इस कोड को जब हम डिवाइड करते हैं या मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 1:1.6 में इसको ये अल्टीमेट पॉइंट हमें मिल जाता है। तो इसी सीक्वेंस में ये गैलेक्सी भी डेवलप हो रहा है। ये नेचुरल पौधा है एक, तो जो फर्न इसका निकल के आया है तो इसका जो पैटर्न है इसी रेशियो को वो फॉलो कर रहे हैं। तो हमने देखा कि प्रकृति में भी इस रेशियो को फॉलो करते हुए बनाया है, और जो भी आर्टिस्ट ने इसको इन्वेंट किया है उसको मैं पहले भी बता चुका हूँ। ये एक हमारे महर्षि पिंगला है, महर्षि पिंगला, उन्होंने अपना छंद शास्त्र में इसी रेशियो के बारे में बताया गया है। और जो रेशियो एक्चुअली भगवान ने जो सृष्टि के वक्त उसको रचा है, उसको इस्तेमाल किया है, जो हमारा वर्ल्ड का, जो इस दुनिया का, इस आर्ट का, इस यूनिवर्स का रचना में इसका पैटर्न डेवलप हो रहा है। तो इसी सीक्वेंस को मद्देनजर रखते हुए सारे इस धरती के सारे ऑब्जेक्ट्स में ये पाया जाता है। तो हम और ह्यूमन फिगर्स में, तो इसको नज़र रखते हुए हम अगर कंपोजिशन बनाएं तो ज़्यादा अच्छा होगा, ये मेरा मानना है। और मोस्टली इसको बड़े बड़े आर्टिस्टों ने इसको एस्टेब्लिश किया हुआ है, नंबर 1। और नंबर 2, आपका जैसे ये जो पैटर्न डेवलप हो रहा है, यहाँ पे सीक्वेंस के बारे में दिया गया है, मैंने कुछ आप लोगों के लिए निकाल के रखे हैं। तो जैसे ह्यूमन बॉडी पार्ट्स में सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ है, देखिए जब ह्यूमन बॉडी पार्ट में यहाँ पे 2 3 5 8 इस तरह से 13 इस तरह से जो सीक्वेंस है हमारे फिंगर्स में अगर देखें तो ये 2 इंच का होता है, तो ये 2 सेंटीमीटर का अगर ये पार्ट होता है तो ये 3 सेंटीमीटर का होगा, या 5 सेंटीमीटर का होगा, ये 8 सेंटीमीटर का होगा। इसी सीक्वेंस में हमारा बॉडी का बोन स्ट्रक्चर सिस्टम डेवलप हुआ है इसी सीक्वेंस में। तो हम प्रकृति का पार्ट है, तो इसीलिए हमारा साथ भी ये कॉम्पोजिशन मेजर किया हुआ है। और यहाँ पे अगर देखें, जैसे यहाँ पे खूब बाकी बहुत सुंदर से दिया हुआ है 1:1.618, ये एक सीक्वेंस है। 1.6 तक ही हम पकड़ते हैं या 1.618 इसको भी पकड़ सकते हैं पॉइंट के बाद। जब देखिए यहाँ पे ये 2 बोन स्ट्रक्चर दिखाया गया जहाँ पे हम मोड़ सकते हैं, ये हाथ को फोल्ड कर सकते हैं उसका। अगर यहाँ से यहाँ तक आपका 1 है तो यहाँ पे 1.6 का मेजर किया गया है इसका, और डबल करके और 6 पॉइंट अगर लेते हैं तो 1.6। ये फिर कुछ ह्यूमन फिगर का बात जब हम कर रहे हैं तो उसी में सारा सीक्वेंस दिया गया है। ह्यूमन बॉडी का ऊपर किस तरह से सीक्वेंस को दिखाया गया है। यहाँ पे देखिए ये नाभि है, नाभि से अगर आपका सर तक का जो मेजरमेंट है और पाँव से नाभि तक का जो मेजरमेंट है वो भी 1 और 1.6 में आते हैं। ठीक है दोस्तों, मेरा कहने का मतलब है कि आप इस सीक्वेंस को समझे, इसका पेंटिंग में हम लोग किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कुछ मास्टरपीस पेंटिंग्स हैं, इसमें भी स्पेस डिवीजन के लिए देखिए 1.6 और 1:1.6 इसको इस्तेमाल किया गया है। इस रेशियो पैटर्न में नहीं आते। फिर ये 2 डिविजन्स है, पहले सब्जेक्ट को कहाँ पे रखा है, दूसरा सब्जेक्ट को कहाँ पे रखा है। और ये सबसे वर्ल्ड फेमस पेंटिंग है, नाम अगर मैं नहीं बोलूँ तो भी फिर भी आप लोगों को पता चलेगा, ये लियोनार्डो डा विंची का मोनालिसा है। यहाँ पे लिखा है 1:1.6 का इस्तेमाल इसमें किस तरह से हुआ है। तो ये नोज़ को अगर हम इसको जो ये पॉइंट है फोकल पॉइंट, नोज़ में अगर पॉइंट को रखते हैं और इस तरह से इस सीक्वेंस को हम यहाँ पे डेवलप करते हैं तो यहाँ पे देखा जाता है हाथ में आके इसका जो नेक्स्ट फोकल पॉइंट है यहाँ पे आके रुकते हैं। तो ये हो गया आपका गोल्डन रेशियो का किस तरह से
मास्टरपीस में आपका इस्तेमाल हो रहा है। यहाँ पे अलग अलग वो दिया हुआ है किस तरह से हर एक एंगल में किस तरह से रेशियो का इस्तेमाल हुआ है। तो हमें थोड़ा सा एक्सपीरियंस करना है, हमें समझना है अपना कंपोजिशन को किस तरह से हम इस रेशियो के साथ ध्यान में रखते हुए काम को डेवलप करें। ये समंदर का तूफान है, ये एक जापानीज या चाइनीज पेंटिंग है, शायद ये वुड कार्ट पेंटिंग होगा या लिनो कार्ट पेंटिंग होगा। अब इसका बारे में मैं डिटेल यहाँ पे देखा नहीं है, लेकिन ये बहुत माउंट फूजी को लेके, ये माउंट फूजी को लेके और ये समुद्र का लहर को लेके यहाँ पे एक नाव है, ये पेंटिंग बनाया गया है। काफ़ी खूबसूरत पेंटिंग है और इसमें भी किस तरह से रेशियो का इस्तेमाल हुआ है, क्योंकि ये समुद्री एक तूफान का लहर जो है वो ऑलरेडी सीक्वेंस में आते हैं, गोल्डन रेशियो में आते हैं, तो इसका इस्तेमाल भी यहाँ पे हुआ है। क्योंकि हम पेंटिंग जब बनाते हैं प्रकृति से बनाते हैं तो उसका साथ पेंटिंग का साथ कंपोजिशन का साथ इस्तेमाल होना काफ़ी हद तक सही है। मैं नेक्स्ट आपका गोल्डन रेशियो का अलग से इसका टोटल रिसर्च करके आप लोगों के लिए प्रेजेंटेशन तैयार करूँगा, और सिर्फ ओनली गोल्डन रेशियो के बारे में, क्योंकि ये जो रेशियो है ये हमारे शास्त्रों से लिया गया है। ये इसको अल्टीमेट इसीलिए नेचर कोड के हिसाब से इसको, क्योंकि ये सारे सीक्वेंस प्रकृति से डेवलप हुआ है, इसीलिए इसको नेचर कोड भी कहते हैं, नेचर कोड भी कह सकते हैं या कहते हैं। तो ये फॉर्मूला है किस तरह से हम इस पेंटिंग्स को डेवलप करते हैं गैलेक्सी से लेके वो। अभी मैं एक छोटा सा एग्जांपल दिखाता हूँ तो आप लोगों को कि मैंने अपना काम में इसका इस्तेमाल किया है कि नहीं है। जब भी आप कोई काम करते हैं या एक्सपीरियंस आप रोल गेन करते हैं, ऑटोमेटिकली आपका कंपोजिशंस में इसका पैटर्न आ सकते हैं। जैसे ये मेरा पेंटिंग्स है, यहाँ पे मैंने काफ़ी सारे स्पेस डिवीजन करके रखा है। ये रेक्टेंगुलर शेप में है, ये काफ़ी 4 फीट बाय 7 फीट का ये पेंटिंग है। तो इस पेंटिंग में किस तरह से मैंने स्पेस डिवीजन को रखा है, ये 1:1.6 में इस फिगर को मैंने एस्टेब्लिश किया हुआ है। इसका जो फोकल पॉइंट है, जहाँ मुझे इंटेंशन क्रिएट करना होता है, ये यहाँ पे मैंने, आप देखिए ये डॉट्स मैंने डाला हुआ है लास्ट में। यहाँ पे मेरा एक वाइट डॉट्स यहाँ पे डाला हुआ है। मोस्टली ये डॉट्स इसीलिए है क्योंकि ये जो पैटर्न का ये लास्ट पोर्शन है, तो इस डॉट्स को यहाँ पे ऐसे आता है इसको, है ना। और फोकल पॉइंट अलग अलग फोकल पॉइंट आप देख सकते हैं इसका। जहाँ पे भी फोकल पॉइंट आता है वहाँ पे हम कुछ इंटेंशन क्रिएट करते हैं। जैसे ये सर्कुलर हो गया, ये बॉडी को सल्यूट करना, इसमें फॉर्म को डेवलप करना, या कोई से एक मार्क देना। हम एक डॉट भी अगर पेंटिंग में देते हैं तो किस तरह से देते हैं, उस फॉर्मूला को मद्देनज़र रखते हुए हम लोग इस कंपोजिशन को डेवलप करते हैं। और एक एक डॉट्स को हम जब बिठाते हैं, कोई इंटेंशनल डॉट्स होते हैं कि अचानक से यहाँ पे ये डॉट्स क्यों आया, तो वो आपको इंटेंशन क्रिएट करने के लिए और आपका आइज़ को इस सर्कुलर मूवमेंट्स में ले जाने के लिए ही हम ये फार्मूला का इस्तेमाल करते हैं। और कॉन्शियसली या अनकॉन्शियसली आप जैसे भी हो, आप इसका इस्तेमाल जब आप ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो इसका इस्तेमाल ऑटोमेटिकली आपका अंदर आ जाएगा और आपका कंपोजिशन बहुत सुंदर होगा। चलिए दोस्तों, आज मैंने आप लोगों को गोल्डन रेशियो को कितना समझा पाया है इसका बारे में आप लोग मुझे बताइए। और कुछ भी नया कुछ अगर जानकारी आपको चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट सेक्शन में जाके आप कोई भी कमेंट्स आप लिख सकते हैं, कोई भी क्वेश्चंस मुझे पूछ सकते हैं, मैं उसका आंसर आपको देने के लिए कोशिश करूँगा। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।